with chapter number 1, which is History of Computers. And here in this chapter, before starting this, let's move on to chapter Connect. Here you have to match the pictures given in column A with their latest टाइप इन कॉलम बी. सो यहाँ पे आपको दो कॉलम्स दिख रहे हैं, कॉलम ए और कॉलम बी. आपको क्या करना है, इन्हें मैच करना है उनके लेटेस्ट वर्जन के साथ. सो फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कार है जो ओल्ड मॉडल है और इसका एक न्यू मॉडल आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे दिख रहा है. सो हम ए को 3 से मैच करेंगे. सिमिलरली you have to match rest of the pictures. Let's move on to the chapter. As we already know, a computer is a ग्रेट मशीन. जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, ये एक ग्रेट मशीन है. इट हैज़ evolved a lot for the last couple of decades. ये जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, इसके बहुत सारे वेरिएशंस आ चुके हैं कुछ couple of decades में. In earlier days, a computer was a big machine that required space like a complete room. सो पहले क्या होता था, ये जो कंप्यूटर है ये एक बड़ा सा मशीन हुआ करता था और ये कितनी जगह लेता था, पूरे एक रूम जितनी बड़ी जगह लेता था. बट with the ever changing technological world, a computer has been reduced from a bulky machine to as small as that of a notebook. So पहले से अब काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ गया कंप्यूटर में. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये जो है एक बड़े से बल्कि मशीन से ये ट्रांसफॉर्म होके एक नोटबुक के शेप में आ चुका है. मीन्स इतना छोटा हो चुका है. नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द एराज ऑफ कंप्यूटर. Computers were invented as a result of man's search for fast, accurate and reliable calculating devices. So ये जो कंप्यूटर है ये कैसे इवॉल्व हुए, ये कैसे इन्वेंट हुए, जब मैन ने किस बारे में खोज की, उन्होंने खोज की कि उन्हें एक फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल कैलकुलेटिंग डिवाइस चाहिए. तो उन्हें कैलकुलेटिंग डिवाइस चाहिए था. उसके बाद कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ. द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस एराज. सो ये जो एवोल्यूशन है कंप्यूटर का, इसे अलग अलग एराज में जो है हम डिवाइड करते हैं. लेट अस टेक अ लुक एट देम. तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एराज हैं. तो फर्स्ट आता है मैनुअल एरा. इन अर्लियर टाइम्स द डिवाइस यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इज कॉल्ड अबैकस. सो पहले क्या होता था, पहले के टाइम में एक डिवाइस यूज की जाती थी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, उसे हम अबैकस कहते थे. एंड द फुल फॉर्म इज abacus stands for abundant beats addition and calculation utility system. So ये है इसका पूरा full form. This device allows the user to represent numbers by the position of beats on a rack. ये डिवाइस क्या करती थी, लोगों को अलाउ करती थी इसे यूज़ करने में. इसमें बहुत सारे बीट्स लगे होते थे, रैक बने होते थे, उसमें बीट्स लगे होते थे. तो उन बीट्स को काउंट करके जो है लोगों ने क्या किया, काउंटिंग सीखी. Simple addition and subtraction can be carried out rapidly by the positioning of beads on the rack. So यहाँ पे जो लोग थे उनके लिए काफ़ी आसान हो चुका था एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना अबैकस की मदद से. वो छोटे मोटे सिंपल कैलकुलेशंस को, चाहे वो एडिशन को चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, उसे वो बहुत ही अच्छे से तेज़ी से बीट्स की पोजीशन को चेंज करके रैक पे वो आसानी से कैलकुलेशंस कर पाते थे. फिर बारी आई मैकेनिकल एरा की. The first mechanical calculator was developed by Wilhelm Schickard. Blaise Pascal, a great mathematician, developed another mechanical adding machine called Pascaline, which could add and subtract numbers. So यहाँ पे आया मैकेनिकल एरा, जहाँ पे जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था उसे डेवलप किया था विलियम शिकार्ड ने. और ब्लेस पास्कल जो थे वो एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे. उन्होंने एक और मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई जिसका नाम था पास्कलाइन, जिसमें क्या कर सकते थे, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे नंबर्स को. लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स. ड्यूरिंग द मैकेनिकल एरा चार्ल्स बैबेज इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन. सो जब ये मैकेनिकल एरा चल रहा था तो उस समय जो चार्ल्स बैबेज थे उन्होंने इन्वेंट किया था एनालिटिकल इंजन, विच वॉज
programmable and had many features of modern computers. ये एक ऐसी मशीन उन्होंने बनाई थी जिसे प्रोग्राम कर सकते थे हम, और इसमें मॉडर्न कंप्यूटर के बहुत सारे फीचर्स थे. Augusta Lovelace became the first programmer in the world. So यहाँ पे अगला जो प्रोग्रामर है वो है ऑगस्टा लवलेस. वो क्या थी? वो थी पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर पूरी दुनिया में. नेक्स्ट केम इलेक्ट्रिक एरा. फिर बारी आई इलेक्ट्रिक एरा की. द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे हम यूनिएक कहते हैं, was the first commercial large-scale digital computer produced in 1951. So 1951 में पहला डिजिटल कंप्यूटर बना जो है लार्ज स्केल पे जो है काम कर सकता था, और इसका नाम था यूनिएक. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेट 1940s, 1940s के टाइम पे क्या हुआ, एंड 1950s many other stored program computers were developed. So इस पीरियड के दौरान 1940 से लेके 1950 तक बहुत सारे जो है कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया था, प्रोग्राम्स को डेवलप किया गया था. नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. सो जनरेशन इन कंप्यूटर एरा प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री. सो जो जनरेशन है कंप्यूटर एरा का, उसमें वो क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी. द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशंस. सो ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था कंप्यूटर्स में या फिर टेक्नोलॉजी में, इन्हें हम 5 जनरेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड विद इन द कंप्यूटर. जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं अलग अलग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, जिसे हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में. तो चलिए आते हैं हम फर्स्ट जनरेशन पे, विच स्टार्टेड फ्रॉम 1940 टू 1956. तो ये था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का. द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे ये क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ कर रहे थे. बेसिक मेमोरी के फॉर्म में बेसिक कंपोनेंट था इनकी मेमोरी और सर्किट का ये, एंड ये एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क करता था. दीज ट्यूब्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड वर प्रोन टू फ्रीक्वेंट डैमेज. सो ये जो ट्यूब्स थे ये जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाया करते थे, और इसकी वजह से ये जल्दी ख़राब हो जाते थे. Therefore, they were very expensive and could be afforded only by very large organizations. और ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थे ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, महंगे थे, और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे ना वही इन्हें सिर्फ अफोर्ड कर पाते थे. तो ये आम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था इसे रखना. मशीन कोड वॉज यूज्ड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दीज कंप्यूटर्स. इन कंप्यूटर्स में मशीन कोड को यूज़ किया जा रहा था एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट आता है सेकेंड जनरेशन, जो स्टार्ट हुआ था 1956 से 1963 तक. दीज कंप्यूटर्स यूज्ड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. तो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया था यहाँ पे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स ने. The computers of this generation used transistors which were cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable and faster than the vacuum tubes. इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें बहुत सारी खूबियाँ थी. वो चीप थे, मीन्स सस्ते थे. कंज्यूम्ड लेस पावर, वो कम बिजली कंज्यूम करते थे या कम पावर कंज्यूम करते थे. ज़्यादा कॉम्पैक्ट थे साइज में, और ज़्यादा रिलायबल थे, आप उन पे विश्वास कर सकते थे, और वो बहुत ज़्यादा फास्ट थे अगर हम उन्हें कंपेयर करें वैक्यूम ट्यूब से. इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज Fortran एंड COBOL were used.
सो इस जनरेशन में हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे उन्हें यूज किया जा रहा था और 2 के नेम यहाँ पे दिए गए हैं. नेक्स्ट थर्ड वन इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स and it started from 1964 to 1971. The third generation computers used integrated circuits. अब इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो ट्रांजिस्टर्स से भी और आगे बढ़ चुके थे. वो जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज कर रहे थे, मींस जिन्हें हम आईसीज कहते हैं एज द मेन टेक्नोलॉजी. तो मेन टेक्नोलॉजी के रूप में ये आईसीज यूज कर रहे थे. कीबोर्ड्स वर यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस. यहाँ पे जो है कीबोर्ड्स को यूज किया जा रहा था एज इनपुट डिवाइस. एंड मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स वर यूज्ड एज आउटपुट डिवाइसेस. और मॉनिटर्स और प्रिंटर्स को भी यूज किए जाने लगा था एज आउटपुट डिवाइसेस. दीज कंप्यूटर्स वर small in size, had huge storage capacity and more reliable than previous generation of computers. ये जो कंप्यूटर्स थे इस जनरेशन के वो छोटे थे साइज में, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा थी और ये और भी ज़्यादा रिलायबल थे प्रीवियस जनरेशन की कंप्यूटर से अगर कंपेयर किया जाए. नेक्स्ट आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1972 से स्टार्ट हुआ था. Now the manufacturing of integrated circuits have become so advanced that hundreds or thousands of components could be incorporated in a volume of a fraction of inch, leading to the development of very large scale integration circuits. So इस समय क्या हुआ था, जो मैन्युफैक्चरिंग था, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए जा रहे थे, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था. इतने ज़्यादा एडवांस लेवल पे चला गया था कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स उससे रिलेटेड बन जा रहे थे. और ये जो वॉल्यूम था इस फ्रैक्शन का वो इंक्रीज हो रहा था. एंड इसके बाद डेवलप हुआ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स. सो इस इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस किया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने, जिन्हें हम VLSI सर्किट्स कहते हैं. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी चीप. इस समय के जो कंप्यूटर्स थे वो और भी ज़्यादा सस्ते हो चुके थे. वेरी स्मॉल इन साइज, और भी ज़्यादा छोटे हो चुके थे साइज में. पोर्टेबल एंड रिलायबल. ये पोर्टेबल थे, आप इन्हें जो है आराम से कहीं भी रख सकते थे, कहीं भी ले जा सकते थे. एंड एज अ रिजल्ट इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम PC रेवोल्यूशन भी कहते हैं. सो इस समय क्या हुआ था, जो PCs थे उनका राइज हो चुका था, ये इन्वेंट हो चुके थे और PC रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था. लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम IC कहते हैं, which incorporates core functions of a computer central processing unit. CPU is called a microprocessor. सो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो क्या होता है, जो एक पार्ट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, ये जो है माइक्रो प्रोसेसर कहलाया जाता है. द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 was designed by Intel Corporation engineer Ted Hoff in 1971. So जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था Intel 4004 और इसे डिज़ाइन किया था Intel कॉरपोरेशन ने, और उनके जो इंजीनियर थे टेड हॉफ, उन्होंने 1971 में इसे डिज़ाइन किया था. लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सो ये स्टार्ट हुआ था प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मीन्स अभी स्टार्ट हुआ है और आगे तक यही चलता रहेगा. द फिफ्थ जनरेशन मशीन्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर विथ जेन्युइन IQ, दैट इज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट. सो ये जो फिफ्थ जनरेशन के मशीन्स हैं ये AI बेस्ड हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, जो क्या होते हैं, जो जेन्युइन IQ बेस्ड होते हैं. IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशिएंट. दिस प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू रीजन लॉजिकली एंड विथ रियल नॉलेज. सो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एबिलिटी चीज़ों को लॉजिकली सोचने का, उसको रीजन देने का, विथ रियल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड लाइक ह्यूमंस डू. जैसे ह्यूमंस करते हैं ना, रियल वर्ल्ड के साथ जो है वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं और फिर बोलते हैं, तो ऐसे ही कंप्यूटर्स यहाँ पे बन रहे हैं इस जनरेशन में. These computers are still in development. ये कंप्यूटर्स आज भी डेवलपमेंट में हैं. Though there are some applications such as voice recognition
that are being used today. लेकिन इनमें से जो कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आज यूज किए जा रहे हैं और उसमें से एक है वॉइस रिकॉग्निशन. Next, let's move on to computer languages. Language is a source of communication among human beings. Language क्या है? ये एक source है communication का human beings के बीच में. Language is a medium to express our views and feelings. Language क्या है? ये एक medium है हमारे views और feelings को express करने का. To communicate with computer, we also need a language. अगर हम जो है कंप्यूटर के साथ बात करना चाहते हैं तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होगी. A program is a set of instructions which tell the computer what to do. So program क्या है? ये कुछ set of instructions हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है. The process of writing a program is called programming. और ये जो प्रोसेस है प्रोग्राम को लिखने का उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है. Based on the different generation of computers, computer languages are also categorized as follows. So अलग अलग जो generations है कंप्यूटर के उनके अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है उन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन एज मशीन लैंग्वेज. फर्स्ट जनरेशन को एज मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं हम. सेकेंड जनरेशन एज असेंबली लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन एज हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. तो ये चार कैटेगरीज है जिसमें हम कंप्यूटर लैंग्वेज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू मशीन लैंग्वेज. दिस लैंग्वेज कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है. This language uses only two numbers. इस लैंग्वेज में सिर्फ दो नंबर्स यूज किए जाते हैं. That is 0 and 1. Here 0 means off and 1 means on. यहाँ पे अगर 0 आता है इसका मतलब ऑफ कंडीशन और 1 आता है इसका मतलब ऑन. Machine language has the advantage of very high speed and very low memory utilization. जो मशीन लैंग्वेज है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और कम मेमोरी यूटिलाइज होता है. मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं. द मेन ड्रॉबैक ऑफ मशीन लैंग्वेज इज दैट इट इज मशीन डिपेंडेंट. जो मेन ड्रॉबैक है मशीन लैंग्वेज का वो ये है कि ये मशीन डिपेंडेंट है. विच मीन्स अ प्रोग्राम written on one machine cannot be executed on another machine. इसका मतलब अगर कोई भी प्रोग्राम हमने एक मशीन में लिख दिया है तो उसे हम दूसरे मशीन में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. Thus, for every machine, new program has to be written. इसलिए जितनी भी मशीन है उनके लिए नया प्रोग्राम लिखना पड़ता है. Next comes assembly language. In this language, mnemonic codes और symbols are used. इस लैंग्वेज में mnemonic codes या फिर symbols को यूज किया जाता है. It is easier to work with assembly language. ये काफ़ी ज़्यादा आसान है इसके साथ काम करना. As computer can understand only machine language, assembly language needs to be converted into machine language. क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता है तो हमें क्या करना होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है. फॉर दिस पर्पस वी यूज असेंबलर. और इस पर्पस के लिए हम असेंबलर यूज करते हैं टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. जिससे जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है. प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग. जो प्रोग्रामिंग है इस असेंबली लैंग्वेज में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है. This is also regarded as low level language. और इसे low level language के रूप में भी जाना जाता है. Next आता है high level language जिसे हम HLL कहते हैं. High level language is simple and user friendly. ये जो high level language है ये काफ़ी ज़्यादा simple है और user friendly है. It is similar to English language. ये एकदम English language जैसी है. However, a computer cannot understand the HLL. लेकिन जो कंप्यूटर है HLL means high level language को नहीं समझ सकता. Thus, programs need to be translated into machine language.
इसलिए जो भी प्रोग्राम्स है उन्हें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। इन zeros and ones there are two types of translator programs, दो तरीके के ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स है। पहला है इंटरप्रेटर और दूसरा है कंपाइलर। लेट्स लर्न अबाउट इंटरप्रेटर। इट translates the HLL means high level language program into machine code line by line। ये क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स आर प्रेफर्ड फॉर बिगिनर्स एंड आर स्लो इन एग्जीक्यूशन स्पीड। ये जो प्रोग्राम है ये बिगिनर्स के लिए अच्छा है और इनकी जो स्पीड है, एग्जीक्यूशन स्पीड, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। फिर आता है कंपाइलर। इट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एट वंस एंड एग्जीक्यूट इट एट वन टाइम। एक बार में ही ये जो है प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट कर देता है। द एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट, और यहाँ जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत तेजी से होता है। Some high level languages are COBOL, Pascal, Java and C++। तो ये कुछ high level languages है। Next, let's move on to fourth generation language, जिसे हम 4GL भी कहते हैं। It is highly user friendly, ये काफ़ी ज़्यादा user friendly है, portable है and independent है of operating system। Means ये तीनों खूबियाँ हैं इस फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। इट हैज़ वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, इसकी जो स्पीड है एग्जीक्यूशन की वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द फीचर्स ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ ऑल जनरेशंस। तो जितने भी जनरेशंस के बारे में हमने पढ़ा है उनके फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये है हमारे लैंग्वेजेस और ये है फीचर्स। तो पहला लैंग्वेज आता है मशीन लैंग्वेज, यूजेस बाइनरी कोड्स to depict operators and data। अगला है it is machine dependent। Next, only language that can be directly understood by the computer। Next आता है assembly language। mnemonic codes और symbols are used। machine dependent, ये machine dependent है। need translator while working means assembler, इसको translator की ज़रूरत होती है जब काम कर रहा होता है और जिसे हम assembler भी कहते हैं। Next comes high level language, uses English words and mathematical operators। ये जो है English words और mathematical operators use करता है। machine independent है and need language translator, और उसे जो है language translator की ज़रूरत होती है, means interpreter या फिर compiler की ज़रूरत होती है। Next आता है 4GL जो कि machine independent है। मिनिमल यूजर स्किल्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट। सो कम से कम यूजर स्किल चाहिए ऑब्टेन करने के लिए रिजल्ट को। एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, ये एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल भी है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज विच इज 5GLS। सो द 5GLs आर डिजाइन टू मेक द कंप्यूटर स्मार्टर। ये जो 5GLs है इन्हें बनाया गया है कंप्यूटर को और भी ज़्यादा स्मार्ट करने के लिए। द यूज ऑफ 5GLs लैंग्वेज टचेस ऑन एक्सपर्ट सिस्टम। इसमें जो है एक्सपर्ट सिस्टम आपको मिलेगा। कंप्यूटराइज कलेक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ मेनी ह्यूमन एक्सपर्ट्स, इसमें आपको कंप्यूटराइज कलेक्शन मिलेगा, नॉलेज मिलेगी बहुत सारे एक्सपर्ट ह्यूमंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगा। एंड इंडिपेंडेंटली स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। एग्जाम्पल्स ऑफ 5GL आर प्रोलॉग, OPS5 एंड मर्कुरी। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड लैंग्वेजेस, अब हम पढ़ रहे हैं GUI बेस्ड लैंग्वेजेस के बारे में। These are the languages which use a graphical user interface to write। ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हैं लिखने के लिए, कंपाइल करने के लिए, एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए विथ ईज, और बहुत ही आसानी से ये सारे काम हो जाते हैं। सम ऑफ देम आर, अब इनमें से कुछ हैं
Visual Basic, Visual C++, C pronounced as C Sharp, Visual Basic.NET, Visual Basic 2005. Now let's move on to characteristics of computer. Next, let's move on to characteristics of computer. A computer system is better than human beings as it possesses the following capabilities. So ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये हम ह्यूमन से बेटर है क्योंकि इसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं. पहला आता है स्पीड. स्पीड इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर इन कंप्लीटिंग द टास्क. सो स्पीड क्या है? ये वो टाइम है जो कंप्यूटर लेता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में. अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस क्विकली. कंप्यूटर जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है और ये बहुत सारे कैलकुलेशंस को बहुत ही जल्दी कर सकता है एज कंपेयर टू अ ह्यूमन बीइंग. अगर हम इसे एक ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करें. कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट दे एग्जीक्यूट पर सेकेंड. सो कंप्यूटर्स को हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस जो भी वो एग्जीक्यूट करते हैं उनके बेसिस पे. नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी रिफर्स to the degree of perfection of operations performed by a computer. So accuracy क्या है? जो काम कंप्यूटर कर रहा है वो कितने परफेक्शन के साथ कर रहा है. So ये मेजर किया जाता है यहाँ पे. Computers do not commit errors. Computers error commit नहीं करते and are capable of handling complex instructions accurately. और ये इतने ज़्यादा काबिल होते हैं कि ये जो है जो भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाते हैं. इफ़ द डेटा फेड इनटू अ कंप्यूटर इज रॉन्ग. अगर जो भी डेटा फीड किया गया है कंप्यूटर में वो गलत है, इट में प्रोड्यूस एन इनएक्यूरेट रिजल्ट. ये क्या करेगा? अगर ये डेटा रॉन्ग है तो वो एक रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू रिलायबिलिटी. Reliability refers to the quality of a computer system to perform consistently well and complete its allotted duties on time without experiencing any system failure. So reliability क्या है? ये एक क्वालिटी है कंप्यूटर सिस्टम की जो क्या करता है? परफॉर्म करता है कंसिस्टेंटली वेल, काफ़ी अच्छे से लगातार ये अच्छे से परफॉर्म करता है एंड कंप्लीट करता है जो भी उसको ड्यूटी दी गई है उसको टाइम पे कंप्लीट करता है बिना किसी भी तरीके के सिस्टम फेलियर से. इन केस ऑफ एनी फेलियर इन द कंप्यूटर सिस्टम, अगर कोई सिस्टम फेलियर होता है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इमीडिएट बैकअप. यहाँ पे आपको इमीडिएट बैकअप का एक प्रोविजन मिलेगा फॉर इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स के लिए. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू वर्सेटिलिटी. So a computer can perform a variety of tasks. कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है. Therefore it can be used in almost all fields. इसलिए इसे हर फील्ड में हम यूज कर सकते हैं. Such as education, science and technology, business, finance, accounts, communications, etc. तो हर फील्ड में हम इसे आसानी से यूज कर सकते हैं. Next, let's move on to storage. Storage is the capacity of a computer to store data. Storage क्या है? ये कैपेसिटी है कंप्यूटर की डेटा को स्टोर करने की. A computer can store large amount of data which can be used any time. कंप्यूटर क्या कर सकता है? काफ़ी ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है जिससे हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं. We can store data into a computer through various external and internal devices. हम जो है बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस की मदद से डेटा को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव, रैम जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रोम जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम आराम से जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में. हार्ड डिस्क कैन स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा. हार्ड डिस्क क्या कर सकता है? काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर करके रख सकता है. अमंग दीज डिवाइसेस, इन डिवाइसेस के कंपैरिजन में
The maximum amount of data that can be stored depends on the device chosen by the user. कितना मैक्सिमम डेटा जो है स्टोर किया जा रहा है वो डिपेंड करता है कि यूजर ने किस तरीके का डिवाइस चूज किया है. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू डिलीजेंस. कंप्यूटर्स आर नॉट रिस्पॉन्डेंट टू ह्यूमन फैक्टर्स. ये जो कंप्यूटर्स हैं ये ह्यूमन फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लाइक फटीग, टायर्डनेस और बोर्डम. सो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर्स को नहीं होती हैं. इट कैन वर्क रिपीटेडली एंड एफिशिएंटली फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट टेकिंग रेस्ट. कंप्यूटर जो बिना आराम के सारे काम बिना रुके बिना थके वो लंबे समय तक कर सकता है. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मल्टीटास्किंग. A computer can do many tasks at the same time. कंप्यूटर बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है. For instance, one enjoy listening to music while typing in MS Word. एक इंसान जो है काम करते करते MS Word में वो गाने भी सुन सकता है, और while working on any other package, या फिर वो किसी और पैकेज पे वर्क कर रहा है वहाँ पे भी वो काम करते करते enjoy कर सकता है, गाने सुन सकता है. Let's move on to famous personalities in the field of computers. So computers के फील्ड में कुछ बहुत ही famous personalities हैं जिन्होंने बहुत सारे inventions किए हैं. चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. So here the first one is Charles Babbage. He is known as the father of computer. इन्हें computers का father कहा जाता है. He was a mathematician and mechanical engineer. ये एक mathematician और mechanical engineer थे who invented the concept of digital programmable computer. जिन्होंने इस concept को जो है invent किया था. किस concept को? Digital programmable computer का. He invented the analytical engine. इन्होंने analytical engine को invent किया था and difference engine, और difference engine को भी invent किया था, which became the base of today's computers. जो आज के computers का base है. Here you can see the picture of Charles Babbage. Next comes Blaise Pascal. He was a French mathematician. ये एक French mathematician थे, responsible for a series of discoveries. और इन्होंने एक series में बहुत सारी discoveries की. He also invented the first calculator. इन्होंने पहला कैलकुलेटर इन्वेंट किया था जिसे हम कहते हैं पास्कलाइन in 1965. Next comes John Napier, and here you can see the picture. He is known as the discoverer of logarithms. इन्हें जो है logarithms का discoverer माना जाता है. He also invented Napier's bones and made common the use of the decimal point in arithmetic and mathematics. So इन्होंने ही Napier's bone को invent किया था, और इनकी वजह से ही जो decimal आज हम use करते हैं mathematics में, arithmetic में, वो इनकी वजह से ही invent हुआ था. Now let's move on to recap. With the ever-changing technological world, a computer has been reduced from a bulky machine to as small as that of a notebook. The evolution of computers can be defined in terms of various eras: manual, mechanical, and electronic. The technological development in computers and technology can be divided into 5 generations. Fifth generation computers are the future of computers, which will use artificial intelligence to make the computers think like as humans do. A program is a set of instructions which tell the computer what to do. We need a computer language to communicate with the computers. The machine language uses only 2 numbers, that is 0 and 1. Machine language is also known as low-level language. Assembly language uses mnemonic codes or symbols. We use assembler to convert the assembly language into machine code. High-level language is simple and user-friendly. There are 2 types of translator programs: interpreter and compiler. A computer can perform a variety of tasks, therefore it can
be used in almost all fields. Now let's move on to evaluate, and here A exercise is take the correct answer. First one is, in which generation of computers transistors were used? First generation, second generation or third generation? The correct answer is second generation. Second one, who is the first programmer? Lady Ada Lovelace, Charles Babbage or John Napier? The correct answer is Lady Ada Lovelace. Third one, which language understands only 0 and 1? Low level language, high level language or assembly language? Correct answer is low level language. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Next, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is, computers is the first calculating device used for performing mathematical calculations. Second, Charles Babbage is known as the father of computers. Third one, the first mechanical calculator was developed by Wilhelm Schickard. Fourth one, computers are non-respondent to emotional factors. And the fifth one is, the second generation computers used semiconductor transistors. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is, a computer has been reduced from a bulky machine to as small as that of a notebook. Yes, true. Second one, analytical engine was invented by Charles Babbage. Yes, true again. Third one, a program is a set of instructions which tells the computer what to do. Yes, true. Fourth one is, assembly language uses compiler as translator. False. Fifth one, C++ comes under the low level language. False again. And the sixth one is, a computer cannot store large amount of data. This is again false. So these are the answers that you have to mark. Next, let's move on to the exercise, which is write the full forms of the following. So here some words are given. You have to write down their full forms. First one is abacus, and the full form is abundant beats addition and calculation utility system. Third one I have written, which is CPU, central processing unit. And the last one is PC, which is personal computers. So I have written few of the full forms. Rest of the questions you have to do yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.